द पीसीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारे पॉलिटी का क्लास 3 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के टॉपिक्स। द पीसीएस स्टडीज़ चैनल के माध्यम से आपको सारे 70th बीपीएससी मेंस के सब्जेक्ट्स का क्लास नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है यूट्यूब पे, और उससे रिलेटेड नोट्स टेलीग्राम पे अपडेट हो रहा है, जिसे आप पढ़कर आराम से 70th बीपीएससी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये फ्री इनिशिएटिव है, जिसमें आपको 1 रुपया भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को या किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप सारा का सारा क्लासेस अपने घर पे बैठ के यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं, और सारे का नोट्स आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरा बस एक ही आप लोगों से नीड है कि आप लोग इस इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इस फ्री इनिशिएटिव का ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट ले सकें। और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो नेक्सस चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट में पैसा लेते हैं और वही चीज़ देते हैं जो मैं या कोई भी फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल करवा सकता है या गूगल पे आसानी से मिल सकता है। ये वही चीज़ का आपसे बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, और इसीलिए मेरा ये फ्री इनिशिएटिव चल रहा है, ताकि मैं ऐसे लोगों की हेल्प कर सकूं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे विश्वास ना करके अपने खुद पे विश्वास करते हैं। तो हमारा ये प्लान ऑफ क्लासेस है, जिसमें हमने देखा कि हमने 68 और 69 बीपीएससी का पीवाईक्यू अटेंड किया। उसके बाद हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी देखी और उसके नोट्स भी देखे, जो कि टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे 18 से 31 जनवरी तक का ये कंप्लीट पॉलिटी क्लासेस और नोट्स चल रहा है, जिसमें हमने एक क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया है, जो कि 2 दिनों तक क्लास चली। आज हमारा तीसरा क्लास है, जिसमें हम एक न्यू पॉलिटी के नोट्स को लेकर आए हैं, जो कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जैसा ट्रेंड रहा है वैसे सब्जेक्ट्स पे, टॉपिक्स पे आधारित है। और हमारा जब ये नोट्स खत्म हो जाएगा, दूसरा नोट्स, तो जो लास्ट पॉलिटी का तीसरा नोट्स आएगा वो लक्ष्मीकांत का 80 पेज का समरी है। आप लोग उसे भी ज़रूर अटेंड करके देखिएगा, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे 2 महीने में लक्ष्मीकांत पॉलिटी को कंप्लीट करना मेंस के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो अगर आप वो समरी नोट्स से अगर पढ़ाई करते हैं तो आपको बहुत आसानी से आराम से आप क्लासेस को कवर कर पाएंगे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी का ये दूसरा नोट्स है, ये प्रिंटेड नोट्स है, जो मैंने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से डाउनलोड करके फ्री में बनाया था। आप भी ये देख सकते हैं और आप खुद से भी ऐसा डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको जब मेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके नोट्स दिए थे, तो मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से यूट्यूब या गूगल पे सर्च करके अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स को कैसे डाउनलोड करके पीडीएफ बना के प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं। तो आप देखिए, मैंने भी खुद अपनी पढ़ाई इसी तरह से की है। तो देखिए, ये नोट्स जैसे दृष्टि आईएएस का है, उसके बाद आप देखिए अलग अलग कोचिंग का है, ये इनसाइट्स का है, उसके बाद बहुत सारे कोचिंग का है, आप देख सकते हैं। ये दृष्टि का है, बहुत सारा इसमें बायजूस का भी है। देखिए ये पीसीएस पाठशाला का है, उसके बाद देखिए ये बायजूस का है। आप भी अपने से अगर आपको कोई भी नोट्स या कोई भी टॉपिक पे डाउट होता है, तो आप खुद भी ऐसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा बस यही कहना था कि ये एक फ्री इनिशिएटिव है और आप खुद भी ऐसे पढ़ सकते हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को 1 रुपया भी देने की। आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर का पहला क्लास। तो आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, वो है कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। बीपीएससी में एक बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो हम बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडी होता है, और वहीं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो होता है वो सोल या स्पिरिट हम लोग बोल सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, यहाँ पे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बस एक डॉक्यूमेंट है, यानी कि एक पीस ऑफ पेपर है, जिसमें सेट ऑफ रूल्स नॉर्म्स ये सब लिखे होते हैं, जिसके द्वारा गवर्नमेंट जो है वो रूल करती है। और कॉन्स्टिट्यूशन लगभग हर जगह हर सब के लिए होता है। जैसे डिक्टेटोरियल रिजीम भी है, तो वो भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के रख सकती है, बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होता है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि डिफरेंस क्या होता है दोनों में। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करना इन लेटर एंड स्पिरिट। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने रूल्स और रेगुलेशन लिख तो दिया, पर एक्चुअल बात यह है कि वो अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यानी कि वो लागू नहीं हुआ है, तो उस जगह को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं कहेंगे। इसी का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जिसका एग्जांपल हम लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि जैसे कोई डिक्टेटोरियल रिजीम है, या कि हिटलर का है जो था, या फिर अभी हम लोग अफ़गानिस्तान का, या फिर म्यांमार का, तालिबान का, या फिर साउथ सूडान का, कहीं का भी देख सकते हैं कि वहाँ भी कोई ना कोई फॉर्म में, क्रूड फॉर्म में क्यों ना हो, पर एक कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा। पर क्या आप खुद भी जान सकते हैं या फिर डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, जब अगर हम उसे इंडिया, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड या जो ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी या एक आइडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उससे अगर हम कंपेयर करें अफ़गानिस्तान को या म्यांमार को, साउथ सूडान को,
तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वहाँ पे जो स्पिरिट में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है, यानी कि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है नहीं। तो एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब वही हुआ, रूल ऑफ लॉ, जो कि फॉलो होना चाहिए, सिर्फ पेपर पे लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, फॉलो भी होना चाहिए। तो यही था कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का बेसिक डिफरेंस। तो अंबेडकर जी ने भी कहा है कि इफ़ कॉन्स्टिट्यूशन फेल्स देन बिकॉज ऑफ पीपल नॉट डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट हम कितना भी अच्छा बना लें, अगर उसे लोग इंप्लीमेंट नहीं करा पाएँ अच्छे से तो वो फेल हो जाएगा, और वो फेल कॉन्स्टिट्यूशन ख़राब होने के कारण नहीं होगा, वहाँ के लोग ख़राब होने के कारण होगा। और इस तरह से देखिए, आप अगर एग्ज़ाम में ये अंबेडकर जी का ऐसे कोट कर देते हैं या फिर ऐसे वेन डायग्राम बना देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो वो बाहर वाला पार्ट है और अंदर वाला पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो जरूरी नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अगर है तो कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा। उसी तरह से हम देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, वेयर एज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैन नॉट बी विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा इसमें टर्म्स, डिफिनेशन, फंक्शंस दिया हुआ है, तो हम लोग थोड़ा उसे पढ़ लेते हैं। फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रिटन और नॉट, इस तरह से होता है। उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ आइडियोलॉजी होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक्सप्रेशन ऑफ बेसिक लॉज होता है, प्रेजेंट बेसिक लॉ, जिसे हम लोग रिप्लेस या मॉडिफाई करते रहते हैं। उसी तरह से उसे ऑर्गेनाइज, डिफाइन, फंक्शन किया जाता है। फंक्शन उसमें लिखा हुआ रहता है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी कैसे इंटरप्ले करेगी, उसमें क्या रिलेशन होगा, क्या रिस्ट्रिक्शन होगा, फेडरलिज्म होगा या कॉन्फेडरेशन होगा, जो भी इस तरह के, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे पूरा डिफिनेशन अच्छे से दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं। जैसे सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे सिर्फ एक आइडियोलॉजी दिया हुआ था कि सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की गई थी कि कैसे क्या होगा, वहाँ पे सिर्फ आइडियोलॉजी दी गई थी कि कम्युनलिज्म का आइडियोलॉजी। उसी तरह से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक आइडियल फॉर्म में माना जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा डिटेल में सब कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रूड फॉर्म में भी नहीं दिया हुआ है। उसी तरह अगर हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, वहाँ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक चीज़ के बारे में प्रोविज़न और स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। वहीं अगर हम इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ पर बहुत क्रूड फॉर्म में है और वहाँ पर एक्चुअल में कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। तो ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। आइए अब हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देखते हैं कि इसमें होता है कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो लिमिटेड हो बाय द लॉ या फिर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और वहाँ पे लिमिटेड गवर्नमेंट जो होता है और वो अनकंट्रोल्ड या आर्बिट्ररी ना हो, तो उसे ही हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। तो आइए अब हम लोग चेक करते हैं कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है सिर्फ या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, उसके बाद बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हैं जिसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बढ़ाने का काम किया गया है। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो दिया गया है ताकि इंडिया में जो लेजिस्लेचर है वो ओवर रीच ना करे अपने पावर को। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को कम्प्लीटली चेंज नहीं किया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है राम जेठमलानी केस, राम जेठमलानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। उसी तरह से वाई नॉट एब्सोल्यूट पावर टू गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को पूरा एब्सोल्यूट पावर क्यों नहीं दिया जाए, या फिर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं हो, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ गवर्नमेंट के पास पावर होगा तो वो एब्सोल्यूटिज्म की ओर चला जाएगा और वो डेस्पोटिज्म की ओर चला जाएगा। एक तरह से हम बोले तो जैसे कि नेपोलियन ने पहले किया था कि पहले तो वो फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेट बना, लेकिन धीरे धीरे फिर वो एम्परर बन गया था 1804 में। उसी तरह से अगर हम देखें तो हिटलर का वैसा ही हुआ था, मसलोनी का वैसा ही, कि धीरे धीरे वो पावर एक्वायर करते करते एक डेस्पोटिज्म की ओर चले गए। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी होना चाहिए। वहीं देखिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जीएस वर्मा कमेटी के बारे में दिया है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया है। फ्रेंड्स इस सारे डॉक्यूमेंट्स को, ये करीब 30 पेज का नोट्स है, हम लोग चाहेंगे कि इसे 2 दिन में कंप्लीट करें। तो 2 दिन में कंप्लीट करने के लिए इसे हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में लाइन बाय लाइन तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर हाँ इतना ज़रूर कर सकते हैं कि इसमें से बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ लग रहा है मैं उसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ और आप इसे खुद से प्रिंट करा के अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, कि मे भी हो सकता है एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये PYQ का ही है। अब हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इम्प्लीमेंट करने का पहला तो तरीका होता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, ताकि वेल डिफाइंड हो जाएगा। अगर अनरिटन रहेगा तो फिर डिफाइंड नहीं होगा, रिटन रहेगा तो वेल डिफाइंड हो जाएगा। उसी तरह इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, उसमें सेपरेशन ऑफ पावर हो, चेक एंड बैलेंस हो, और ये चेक एंड बैलेंस के लिए IR कोएलो केस जो है वो आप लोग जानते ही हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ हो, फेयर इलेक्शंस हो, डेमोक्रेसी हो, फंडामेंटल राइट हो, फेडरलिज्म हो, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो, रूल ऑफ लॉ हो। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के साथ क्या क्या चैलेंजेस है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में गवर्नेंस कैसे होता है, जुडिशियल एनालिसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो IR कोएलो केस है उसमें दिया गया है कि गवर्नमेंट के पावर को कैसे रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, यही सब इसमें दिया हुआ है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। इसी तरह क्रिटिसिज्म क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, कि
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिले होता है, गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लग जाता है कि आप ये कर सकते हैं या नहीं। इसके कारण क्या होता है कि एक्चुअल में जो गवर्नमेंट पूरे पावर से जो चीज़ करना चाहती है वो कर नहीं पाती है, और गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को देखे या फिर लोगों के वेलफेयर को देखे तो इस तरह का कुछ इशू भी क्रिएट होता है, और बहुत सारे चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करें अगर हम लोग, तो डीपीएसपी है और प्रियम्बल है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसे इम्प्लीमेंट कर सकती है, पर अगर कोई इन्फोर्स कर दे कि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना ही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि रिस्ट्रेन हो गवर्नमेंट के पास रिसोर्स का, तो गवर्नमेंट ना कर पाए। ये सब कुछ डिमेरिट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखते हैं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या फिर अर्बन लोकल बॉडी, उसे हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये डिमांड इसलिए उठी क्योंकि जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट किया गया, तो उसके बाद कुछ समय के बाद ये देखा गया कि वो उतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं जैसा कि उससे होप किया गया था। जब 25 साल यहाँ पे बीत गया 73rd और 74th अमेंडमेंट का, तो फिर उसके प्रोग्रेस को एक बार रिपोर्टिंग की गई और ये चेक किया गया कि वो कितने अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। तब लोगों को पता चला कि ये जितना अच्छा हम लोगों ने सोचा वैसा कुछ हो नहीं रहा है, बस ये नाम का ही सिर्फ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो पहला तो होता है कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर, की जो गवर्नमेंट है वो अपने पावर को डिवॉल्व करे थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि लोकल गवर्नमेंट के लिए। तो इसमें क्या है कि इससे होगा क्या, तो ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल होगा, सेंटर टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हाथों में पावर आएगी। सिर्फ एक डेलीगेशन पावर का सिर्फ डेलीगेशन नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में उस पावर का कोई फंक्शन होना चाहिए और उससे कुछ काम भी होना चाहिए। डिफाइन करना चाहिए गवर्नमेंट फंक्शंस को लोकल लेवल पे, कि गवर्नमेंट जो है लोकल लेवल पे क्या कर सकती है और उसके लिए उसको क्या पावर मिले या फंक्शंस मिले, स्टाफ्स एडिक्वेट होने चाहिए काम करने के लिए। दूसरा एक इशू आ जाता है कि लोकल गवर्नमेंट जो वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है, और स्टेट सब्जेक्ट के होने के कारण अलग अलग स्टेट्स में इसके लिए अलग अलग लॉ है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा इसे इन्फोर्स नहीं कर पाती क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट में, तो स्टेट्स का अपना स्पेसिफिक मर्जी हो जाता है। जैसे लोकसभा हर 5 इलेक्शन जो हर 5 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट करवा सकती है, वैसे पंचायती राज इलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट हर 5 साल में नहीं करवा सकती क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट का मैटर होता है, और स्टेट सब्जेक्ट का अपना एक पॉलिटिक्स होता है जिसके कारण बहुत चीज़ें फंस भी जाती हैं, और इसी कारण ये डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट में चला जाता है, और स्टेट्स को जब मन करता तो कराती है, नहीं मन करता तो नहीं कराती। जैसे झारखंड में पिछले 7 साल हो गए लेकिन यहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुआ है, लास्ट इलेक्शन बहुत पहले हुआ था, अभी 2-3 साल से इलेक्शन यहाँ पे पेंडिंग में चल रहा है पीआरआई का। इसी चलते हम देख सकते हैं कि कैसे स्टेट्स में इलेक्शंस पेंडिंग हो जाते हैं और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ पेपरों में बच जाता है और एक्चुअल में कुछ हो नहीं पाता है। उसके साथ एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, ये सब आप कॉन्सेप्ट एग्जाम में ज़रूर से लिखिएगा, सोशलाइजेशन ऑफ करप्शन। कि करप्शन जो है इतना ज़्यादा सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म हो गया है कि अब करप्शन को बहुत ज़्यादा इलीगल या अलग चीज़ नहीं माना जाता, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है, सब एक्सेप्ट कर चुके हैं, अब इसे इतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस हो गया है कि अब ये मतलब पब्लिकली होता है। तो इस कारण से यहाँ एक्सेप्टेंस ऑफ करप्शन एज ए सोशल नॉर्म हो गया, और एक शॉर्टेस्ट वे हो गया है टू अचीव इकोनॉमिक मोबिलिटी। मतलब कि अगर कोई एज ए मीन्स ऑफ करप्शन अगर कोई बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा है तो उसे ऐसा नहीं देखा जाता है कि वो कुछ नेगेटिव है, और लोग उससे इंस्पायर होने लगते हैं। तो यही है सोशलाइजेशन ऑफ करप्शन। तो ये भी सोशलाइजेशन ऑफ करप्शन अब देखा जा रहा है कि लोकल बॉडीज़ में भी आ गया है। अब देखिए कि लोकल बॉडीज़ में इश्यूज़ क्या क्या हैं। तो पहला तो कि फंड्स ही नहीं रहता है उनके पास, उनके वो डिपेंडेंट हैं फंड्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, या फिर वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ ऐसे इंस्टीट्यूशंस। इनफ्लेक्सिबिलिटी रहती है स्पेंडिंग पे कि जो गवर्नमेंट ने अलोकेट किया अगर फंड, तो उसके साथ बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशंस जुड़ा रहता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ही उसे स्पेंड करना है फंड्स को, अगर वैसा नहीं किया जाता तो वो फंड्स नहीं मिलेगा। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जो फाइनेंस कमीशन के ग्रांट्स आते हैं लोकल बॉडी के लिए, तो वो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे बेस्ड होता है कि अगर लोकल गवर्नमेंट जो है ये काम कर रही है तभी उसे फाइनेंशियल ग्रांट्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, और जो मिलेंगे भी तो उसे इन टॉपिक्स पे ही खर्च करना होगा। तो फाइनेंस कमीशन के जो ग्रांट आते हैं जैसे 15th फाइनेंस कमीशन का, तो उसके साथ क्राइटेरिया एसोसिएटेड था। उसके बाद लिटिल इन्वेस्टमेंट होता है अपने टैक्स बढ़ाने पे, अपना टैक्स नहीं बढ़ा पाती और वो सिर्फ ग्रांट्स पे डिपेंड रह जाती है। स्टाफ्स पहला तो कि नहीं रहते हैं, और अगर रहते भी हैं तो वो उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं जो लोकल गवर्नेंस के लोग होते हैं उन्हें, और मिल के काम नहीं करना चाहते हैं, और उन्हें एज अ को पार्टनर की जगह सबॉर्डिनेट समझने लगते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स।
उसके बाद टाइमली तो इलेक्शन कभी होता नहीं है और डिले ही रहता है। जैसा आप झारखंड में देख सकते हैं कि हाँ 3 साल से करीब इलेक्शन डिले चल रहा है। उसी तरह से लोकल गवर्नेंस जो है उसे सिर्फ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बना के छोड़ दिया गया है कि योजना और पॉलिसी जितनी भी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है और लोकल गवर्नेंस को सिर्फ भेज दिया जाता है कि इसे इम्प्लीमेंट कर दो। उनसे कभी पूछा ही नहीं जाता कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है या वो कैसा प्लान चाहते हैं। बस ऊपर से सिर्फ टॉप टू बॉटम अप्रोच चल रहा है, उन्हें दे दिया जाता है, सिर्फ उन्हें इम्प्लीमेंट करना जाता है। उन्हें उनकी कितनी मर्जी है या फिर उनके लिए फिजिबल है या नहीं, कल्चरली एक्सेप्टेड है या नहीं, ये उनसे कभी पूछा नहीं जाता। और ये टेक्नोलॉजी बेस्ड जो स्कीम्स चलती हैं उससे उनका रोल और डाउनग्रेड हो जाता है क्योंकि सब कुछ मॉनिटर सेंटर से होता है, उनका कोई रोल ही नहीं रहता है। उसी तरह करप्शन कैसे बढ़ रहा है ये तो हमने देख ही लिया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करप्शन हो रहा है। और इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए उसके लिए सजेशन, तो पहला सजेशन तो यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा हुआ सेकंड ARC यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का रिकमेंडेशन है सेकंड, जो वीरप्पा मोइली जी के अंडर में बना था। तो उसका है रिकमेंडेशन प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी का मतलब होता है कि जो काम लोकल गवर्नमेंट कर सकती है तो वो फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार को नहीं करना चाहिए। मतलब ये कि मैक्सिमम से मैक्सिमम काम जो है गवर्नमेंट के फंक्शंस और फंड लोकल गवर्नमेंट को देने चाहिए ताकि वो इम्प्लीमेंट करे, और जो काम लोकल गवर्नमेंट नहीं कर सकती वही सिर्फ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए। जैसे करेंसी, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, पुलिसिंग, ये सब काम जो है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार को मिलना चाहिए। और लोकल जैसे लैंड सर्वे, टैक्सेस, टोल, ये सब जो है वो लोकल गवर्नेंस को देना चाहिए, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ होता है नहीं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं और कुछ रिकमेंडेशंस कि क्या क्या सजेशंस होना चाहिए। तो ग्राम सभा की मीटिंग टाइम से होनी चाहिए, कोरम होना चाहिए, रिवाइटलाइज करना चाहिए। उसी तरह से सपोर्ट टेक्निकल स्टाफ देना चाहिए। स्टाफ में सिर्फ मैनेजेरियल स्टाफ नहीं, टेक्निकल स्टाफ भी देना चाहिए क्योंकि टेक्निकल नो हाउ थोड़ा कम रहता है विलेज लेवल पे, तो इस कारण से टेक्निकल स्टाफ्स को देना चाहिए। और वो कोऑपरेटिव भी होने चाहिए, वो खुद अपने मर्जी के मालिक नहीं होने चाहिए। उसी तरह से रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट का भी उन्हें पावर देना चाहिए। टैक्सेशन देना चाहिए, बॉटम अप प्लानिंग किया जाना चाहिए। जैसे अभी हमने देखा कि कैसे टॉप टू बॉटम इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसे हटा के बॉटम टू अप प्लानिंग करनी चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग और उनकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ाना चाहिए, फंडिंग देनी चाहिए। इलेक्शन में डिले नहीं होना चाहिए, लोकल ऑडिट होना चाहिए और उस ऑडिट में लोकल जो लोग होते हैं उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए। सोशल ऑडिट होना चाहिए। ये सब कुछ सॉल्यूशन हो गए और उसके बाद फिर ये हो गया वे फॉरवर्ड। आइए अब हम लोग देखते हैं ये जो बहुत ज़्यादा फेमस टॉपिक जो अभी चल रहा है, साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो फ्रेंड्स, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को देखें एग्जाम में तो आप कोशिश करिएगा कि इस तरह का आप डायग्राम भी बनाएं, ताकि डायग्राम बनाने से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। अगर आप स्टैटिक लिख दीजिएगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। स्टैटिक लिखने से मार्क्स नहीं मिलता है, वो जितना ज़्यादा डायग्रामेटिकली अपीलिंग टाइप से अगर आप लिखते हैं तो मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और बस एक स्टैटिक लिख के छोड़ दीजिएगा तो फिर वो मार्क्स नहीं मिलता। और यही सब डिफरेंस होता है कि कैसे किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन मेंस से इंटरव्यू में हो जाता है और किसी का मेंस में ही रुक जाता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ये सब कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग का, जो हम लोग डिस्कस करेंगे मार्च महीने में। अभी आप जनवरी और फरवरी में अच्छे से नोट्स लीजिए, आराम से पढ़ाई करके उसे याद कर लीजिए नोट्स को। फिर मार्च में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आंसर्स को जो आपको याद हो चुका है उसे इफेक्टिव वे में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। आंसर प्रेजेंट करने का कोई तरीका होता है, तो वो सब तरीका हम लोग मार्च महीने में देखेंगे। तो देखिए साइमल्टेनियस इलेक्शन हम लोग देखते हैं। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए 3 तरह के अमेंडमेंट करने हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये ऊपर वाला देख लेते हैं। 3 तरह के अमेंडमेंट करने हैं। पहला तो है कि रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। LS मतलब लोकसभा, LA मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी लोकसभा और राज्य की विधानसभा जो है उसमें अमेंडमेंट करना होगा, उसके रूल्स में कि कैसे उसको चलाया जाए। उसे फिर उसके बाद RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, इसमें अमेंडमेंट करना होगा। और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में किस में अमेंडमेंट करना होगा, तो 5 आर्टिकल्स हैं, इन 5 आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करना होगा। 83 जो लोकसभा का टेनियर का बात करता है कि 5 साल का लोकसभा का टेनियर होगा, उससे रिलेटेड। 85 की लोकसभा का डिसोल्यूशन कब कब होगा। 172 वही चीज़ है 83 वाला कि टेन्योर ऑफ असेंबली यानी विधानसभा। 174 वही चीज़ है 85 वाला कि डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली। और 356 जो हो गया प्रेसिडेंट रूल। इन 3 चीज़ों में, और इन 3 में से तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें 5 अमेंडमेंट करने होंगे। ये आप जितना अच्छे से रट सकते हैं उतना अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि ये अगर एग्जाम में आएगा तो आपको ये चीज़ लिखना ही है। आइए अब हम साइमल्टेनियस इलेक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन इसका यही है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होता क्या है कि जब लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का एक साथ इलेक्शन कराया जाए एक बार 5 साल में, तो वो उसे साइमल्टेनियस इलेक्शन कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर जी इसके लिए शुरू से बात कर रहे हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है कि पहले 4 जो जनरल इलेक्शंस हुए थे इंडिया में, 4 जनरल इलेक्शन हुए थे।
1952 में, 57 में, 62 में और 1967 में। ये 4 जनरल इलेक्शंस जो हुए थे ये चारों साइमल्टेनियस इलेक्शन थे। कल हमने 1967 वाला इलेक्शन बहुत डिटेल में पढ़ा था कि इसमें कैसे कांग्रेस को 9 स्टेट्स में हार मिली थी। उसके बाद इंदिरा गांधी ने सीपीआई से मिलकर केंद्र में सरकार बनाई थी और 9 स्टेट्स में हार जाने के कारण कैसे सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में इश्यूज क्रिएट हुए थे। तो वही था कि 4 जो जनरल इलेक्शंस हुए थे स्टार्टिंग के वो साइमल्टेनियस हुए थे। उसके बाद फिर वही जो हार मिली थी इंदिरा गांधी जी को और 9 स्टेट्स में जो अलग अलग सीएम बने थे उसके कारण बहुत सारे असेंबलीज को 68 और 69 में डिसॉल्व किया गया, जिसके कारण ये साइमल्टेनियस इलेक्शन वाला जो चल रहा था वो टूट गया और उसके बाद फिर अलग अलग इलेक्शंस होने लग गए। तो आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होने से क्या होगा, तो मनी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बचेगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक्सपेंस बचेगा, लेजिस्लेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होगा, गवर्नेंस होगा। जो कंट्री है वो हमेशा कैंपेन मोड में नहीं रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने का प्रोग्राम्स और स्कीम्स को मौका मिलेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट टीचर्स को होगा कि टीचर्स को बार बार जो चुनाव में लगा दिया जाता है उससे बचेंगे, जिससे कि एजुकेशन हैम्पर नहीं होगा। स्टेट के जो बसेज होते हैं या रिसोर्सेज जो होते हैं जो अच्छे से यूज़ हो पाएंगे, हैम्पर नहीं होगा डेवलपमेंट। मैक्सिमम हार्म जो एजुकेशन सेक्टर को हमने डिस्कस कर लिया, पॉलिसी पैरालिसिस या फिर पॉपुलिस्ट मेजर्स जो होते हैं, ये जो फ्री बीज चल रहा है जो अभी हम लोग दिल्ली इलेक्शंस में देख रहे हैं कि कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है 2100 मिलेगा तो कोई बोल रही है 2500 मिलेगा। तो ये जो पैसा बांटने वाला स्कीम है ये सब भी कम होगा, जो आजकल हर इलेक्शन में ट्रेंड चल गया। हर पॉलिटिकल पार्टी, कोई एक नहीं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का ट्रेंड चल गया पैसा बांटने वाला इलेक्शन में। तो उसी तरह से ब्लैक मनी का जो इशू है वो कम होगा। अब आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन, तो इसमें आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक टूट जाएगा। ये पता नहीं कैसे टूटेगा क्योंकि पहला 4 इलेक्शन तो हुआ ही था साइमल्टेनियस, उस समय नहीं टूटा था, लेकिन आजकल बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक जो है वो टूट जाएगा। उसी तरह से प्रिविलेज ऑफ नेशनल पार्टीज़ को होगा। ये तो बात फैक्ट है, क्योंकि आप ये भी देख सकते हैं, अभी एग्जाम्पल से भी हम लोग प्रूव करेंगे कि एक रिसर्च था पॉलिटिकल पार्टीज़ का रिसर्च, जिसमें बोला गया था कि 77% चांसेस है कि जो गवर्नमेंट सेंटर में बनेगी वही गवर्नमेंट स्टेट में बनेगी, यानी कि नेशनल इशूज़ जो हैं वो स्टेट इशू को सबवर्ट कर लेंगे। और 77% चांस है कि केंद्र में जिसकी सरकार बनेगी राज्यों में भी उसी की सरकार बनेगी अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं तो। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोग देखते हैं अभी कि जो 2024 का, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से, 2024 का इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसके साथ 4 स्टेट में इलेक्शन हुए थे। पहला था आंध्र प्रदेश में, दूसरा था सिक्किम में, तीसरा था उड़ीसा में और एक हुआ था तेलंगाना में। ये 4 स्टेट में इलेक्शन हुए थे। चारों स्टेट में बीजेपी की पार्टी बनी, मतलब बीजेपी या एनडीए आप बोल सकते हैं, एनडीए अलायंस का गवर्नमेंट बना ये चारों स्टेट में। और सेंटर में तो आप जान ही रहे हैं बीजेपी की सरकार बनी। तो आप देख सकते हैं इसका एग्जांपल, आप ये एग्जांपल जरूर से कोट करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेगा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने से नेशनल पार्टी को कैसे बेनिफिट होता है। कि 2024 इलेक्शन देखिए आप, लोकसभा का बीजेपी को मिला, उसके साथ जो 4 स्टेट में हुए थे चारों में एनडीए की गवर्नमेंट बनी और ये 77% लोगों का भी यही कहना है। उसी तरह से एंटी डेमोक्रेटिक हो जाएगा या एंटी फेडरल कैरेक्टर हो जाएगा इससे। उसके बाद फिर जिस पार्टी के पास जितना ज़्यादा पैसा है वो उतना ज़्यादा खर्च करेगी और जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिससे कि रीजनल पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। देखिए यहाँ पे 77% वाला ये लिखा भी हुआ है, 77% चांस है। उसी तरह से रिलीगेट किया जाएगा लोकल इश्यूज़ को, और जो हम लोगों ने पढ़ा था कि रीजनल पार्टीज़ या कोलिशन गवर्नमेंट या फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये सब अब ख़त्म होने लग जाएगा फिर इससे, जिससे कि कुछ तो फ़ायदा होगा, जैसे वोट बैंक पॉलिटिक्स है, या रीजनल पार्टीज़ का कुछ लॉस भी हो जाएगा इससे। आइए अब हम लोग एक और माइंड मैप देखते हैं। ये माइंड मैप है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन को करवाने के लिए कौन कौन तैयार है अभी। तो नीति आयोग का एक रिपोर्ट है 2018 का, उसमें नीति आयोग ने बोला कि इलेक्शन कराना चाहिए साइमल्टेनियस इलेक्शन। पीएम जो है वो 2014 से ही बोल रहे हैं कि इलेक्शन करवाना चाहिए साइमल्टेनियस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, उसने भी 1995 के रिपोर्ट में बोला है कि इलेक्शन कराना है। लॉ कमीशन का भी 2018 का रिपोर्ट है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन हम लोगों को कराना है। तो ये पॉइंट आप जरूर लिखिए कि साइमल्टेनियस इलेक्शन को कराने के लिए जो नेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं अलग अलग, वो भी रेडी हैं करवाने के लिए। बस सिर्फ पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अभी एक मत नहीं है, जिस दिन एक मत हो जाएंगे उस दिन इलेक्शन हो जाएगा साइमल्टेनियस। तो ये इंस्टीट्यूशंस जो है नीति आयोग, पीएम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और लॉ कमीशन, ये सारे एक मत हैं कि इलेक्शन कराना साइमल्टेनियस ही है हमें। ये वाला डायग्राम हमने स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया।
तो आइए अब हम लोग देखते हैं रिकमेंडेशन क्या है। लॉ कमीशन का रिपोर्ट तो आपने देख लिया, इलेक्शन कमीशन का देख लिया। लॉ कमीशन का यहाँ पे वही रिपोर्ट को डिटेल में लिखा गया है। कंसर्न एंड चैलेंजेस आपने देख लिया। आइए अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए इसका। तो वे फॉरवर्ड यही होगा कि जब तक पॉलिटिकल कंसेंसस ना हो तो किसी भी चीज़ को इम्पोज ना किया जाए। सबका जब कंसेंसस होगा तभी इम्प्लीमेंट किया जाए। ज़बरदस्ती इम्पोज करना अच्छा नहीं है, इससे डेमोक्रेसी हैम्पर होगी। इस तरह से आप अपना भी कंक्लूजन लिख सकते हैं इसमें। आइए अब हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तो आप लोगों ने कल पढ़ा ही कि कैसे वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है और वोटिंग पैटर्न कैसे डिसाइड होता है, ये हमने कल बहुत अच्छे से देखा। अब आइए हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी कुछ भी हो सकता है, इंटरेस्ट ग्रुप या फिर पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल ग्रुप, कुछ भी आइडेंटिटी हो सकता है। उसके बेसिस पे कैसे फिर वोट डिसाइड होता है, जैसे कि एज, सोशल क्लास, कास्ट, जेंडर, डायलेक्ट, डिसेबिलिटी, लैंग्वेज, इथनिसिटी, सब कुछ ये जितना है इससे सारा कुछ से डिसाइड होता है वोटिंग पैटर्न। इंडिया में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कैसे काम करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोअर कास्ट यानी कास्टिज्म, रीजनलिज्म, लैंग्वेज, ये सब का है। लैंग्वेज वाला हमने बात कर ही लिया कि बिहार, यूपी, झारखंड के जब लेबरर्स आसाम जाते हैं या दिल्ली में जो अभी केस हुआ वहाँ, या फिर हमने बेलगावी का केस देखा महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में। रिलीजन का हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम यूपी में चलता ही रहता है। कास्ट का रोल बिहार से अच्छा और कहीं पे एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। तो ये सब हमने देखा ही। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन पॉलिटी क्या पड़ता है रीजनल पार्टीज़ का, तो हमने ये भी कल देख ही लिया था समरी में कि कैसे तमिलनाडु में या फिर थर्ड जेंडर को क्या बेनिफिट मिल रहा है, जेंडर राइट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वोट बैंक पॉलिटिक्स का। इंटरनेशनल रिलेशन में हमने देख ही लिया कि क्या इफेक्ट पड़ता है, रीजनल स्टेट्स में क्या हो रहा है, अलग अलग स्टेट्स में जो डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब हमने देख ही लिया है कल। तो यही था उससे रिलेटेड। फ्रेंड्स हम लोग इसे स्पीड में इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि अगर हम लोग स्पीड में कवर ना करें तो हमारा पॉलिटी कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये लक्ष्मीकांत पॉलिटी जो है और जो बीपीएससी में पॉलिटी आता है काफ़ी फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा, आप डाउनलोड करके भी इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। और जो टॉपिक्स हमने पहले कवर नहीं किया उसे मैं बहुत डिटेल में कवर कर रहा हूँ, लेकिन ये जैसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है तो इस पर हम मेरा हैंड रिटन नोट्स जो है मैंने कल इसे ऑलरेडी पढ़ा दिया है, इसलिए मैं थोड़ा इसे स्पीड में कवर कर रहा हूँ। और देखिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का यहाँ पे मैंने और अच्छे से एग्जांपल दे दिया कि ये मेरा खुद का एग्जांपल्स है कि कास्ट पॉलिटिक्स जो है आइडेंटिटी में ये कैसे करता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यूपी बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स चलता है। लैंग्वेज में बेलगावी का जो महाराष्ट्र में चल रहा है, ट्राइबल्स का झारखंड में, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे ट्राइबल्स का इशू चलता है। छत्तीसगढ़ भी हो सकता है, सीजी यानी छत्तीसगढ़ का भी एग्जाम्पल है ट्राइबल्स का। वहीं जेंडर का है उड़ीसा, कि उड़ीसा में भी रिजर्वेशन दिया गया असेंबली में वुमेन को। उसके बाद बिहार में 35% ग्रीन बजट, या 35% जेंडर बजट दिया गया है। उसके बाद वुमेन रिजर्वेशन लाया गया 35%। केरला में वुमेन का अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन है असेंबली में। उसी तरह से उड़ीसा का आप रिजर्वेशन कितना दिया गया वो मुझे याद नहीं, लेकिन यहाँ मैं श्योर नहीं हूँ, शायद 33% या फिर 1/3 उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली में बीजू जनता दल ने अनाउंस किया था कि वो देगी। अभी शायद ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, आप इसे एक बार अच्छे से देख लेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। फ्रेंड्स ये लास्ट टॉपिक होगा आज का हमारा, इसके बाद फिर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म ही अपने आप में। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो होता है और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आइए अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं इसे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है। मतलब ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेशन का बात किया गया है कि सेंट्रल स्टेट में या फिर डिफरेंट स्टेट्स में कोऑपरेशन होगा, लेकिन कंपटीशन होगा ऐसा बात कहीं नहीं लिखा हुआ है। फेडरलिज्म अब यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म जो टर्म है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है और इसका मतलब होता है एग्रीमेंट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट शेयरिंग पावर कंट्रोलिंग देयर रेस्पेक्टिव स्फेयर्स, यानी एक से ज़्यादा टाइप की गवर्नमेंट होगी और वो पावर को शेयर करेंगे। ये शेयरिंग जो होता है वो नेशनल और लोकल लेवल पे हो सकता है, जिसमें कॉमन सोवरेनिटी होगा, यानी सोवरेनिटी तो एक होगा लेकिन गवर्नेंस को और अच्छा करने के लिए एक से ज़्यादा लेवल के गवर्नमेंट हो सकते हैं, जिसमें ऑटोनॉमी दिया जाता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यही होता है फेडरल कैरेक्टर, इसे आप और डिटेल में यहाँ पे पढ़ लेंगे। उसके बाद है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का देखिए एग्जांपल हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऑब्लिगेशन दिया गया शेड्यूल 7, जिसमें 3 लिस्ट की बात कही गई है। आर्टिकल 246, ये आर्टिकल है 246, इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि 3 लिस्ट होंगे, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, और एक रेसिड्यूरी पावर। तो ये जो है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ही पार्ट है। उसी तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, कोऑपरेशन
फॉर द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। ये शेड्यूल 7 में दिया हुआ है, आपने पढ़ लिया। आइए अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल्स क्या क्या है कोऑपरेशन का, क्योंकि जब भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है तो एग्जाम्पल्स पे ही आता है कि कैसे कोऑपरेशन हो रहा है और कैसे कोऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो एग्जाम्पल्स क्या क्या है कोऑपरेशन की, आर्टिकल 262 में लिखा हुआ है कि इंटरस्टेट रिवर वाटर के बारे में, कि जो रिवर का वाटर होता है वो कैसे शेयर किया जाएगा अलग अलग स्टेट्स में। जैसे कि गंगा रिवर जो है वो यूपी से होके बिहार में आती है, तो वो गंगा का जो पानी है वो कैसे यूपी और बिहार में शेयर होगा, या फिर बिहार से जब बंगाल में जाती है तो बंगाल और बिहार के बीच में कैसे पानी का शेयर होगा। उसी तरह आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में दिया हुआ है कि स्टेट्स अपने डिस्प्यूट को एमिकेबली सॉल्व कर सकते हैं इंटर स्टेट काउंसिल में। ये 1993 में बना है सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन से। जब हम लोग लक्ष्मीकांत का नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें इंटर स्टेट काउंसिल को अच्छे से डिटेल करेंगे, क्योंकि जोनल काउंसिल पे बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मे भी इस बार इंटर स्टेट काउंसिल पूछ सकता है, इसीलिए इसे हम लोग बहुत डिटेल में कवर करेंगे लक्ष्मीकांत से। उसी तरह से कोऑपरेशन होता है जीएसटी कमीशन में, कि जीएसटी कमीशन में स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर भी जाते हैं मीटिंग में और अपना राय रखते हैं और उसमें कोऑपरेट करते हैं। उसी तरह नीति आयोग जो रिपोर्ट्स लाती है या फिर जो भी रिकमेंडेशन होता है वो स्टेट्स के लिए होता है। शेड्यूल 7 हमने देख ही लिया। उसी तरह से आर्टिकल 258 और 258A में लिखा हुआ है कि स्टेट और सेंटर कैसे कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ ट्रेड और बिजनेस में। उसी तरह फाइनेंस कमीशन में जो टैक्स डिवोल्यूशन होता है आर्टिकल 280 उसमें है। आर्टिकल 285 में दिया हुआ कि म्यूचुअल टैक्सेशन से एग्जेम्पशन रहेगा और एक दूसरे के बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम लोग लर्न करते हैं, अलग अलग स्टेट्स के मॉडल को। जैसे बिहार का जो स्मार्ट मीटर वाला मॉडल है उससे बहुत सारे स्टेट्स लर्न करने आ रहे हैं। तो यही होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आइए अब हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में क्या होता है कि स्टेट्स एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं ताकि और अच्छा अचीव कर सकें। तो ये एक नया ट्रेंड आया है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का, पहले नहीं था। और इसके आने के पीछे का कारण ये हो सकता है, जैसे फ्री मार्केट पॉलिसी जो चल रहा है, कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई भी स्टेट जैसे होता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स आजकल इन्वेस्टर्स समिट करवाना चाहते हैं, ताकि इन्वेस्टर्स समिट जो होता है, इन्वेस्टमेंट इन बिहार या ग्लोबल बिहार, इस तरह का इन्वेस्टमेंट समिट्स जो होता है अलग अलग जगह पे, तो उसका एक ही मोटिव होता है कि कोई भी अगर इन्वेस्टर आ रहा है तो वो हमारे स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे ताकि उससे उस स्टेट को बेनिफिट हो। तो हर स्टेट अपने अपने स्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को, तो वहाँ पे एक तरह का कंपटीशन बोल सकते हैं हम, वो हेल्दी कंपटीशन होता है। तो ये हो गया फ्री मार्केट इकॉनमी के लिए। उसी तरह से टैक्सेस को लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, जैसे अभी बिहार ने स्पेशल कैटेगरी की डिमांड की तो उसे 59,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा मिला। उसी तरह से रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, ये सब के कारण कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म होता है। उसके बाद स्टेट्स जो कम्पीट करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर के, इन्वेस्टर्स को लेके, ये सब हमने पढ़ लिया। ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये भी हमने पढ़ लिया। आर्टिकल 1 में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये सब हमने देख लिया। अब और एक कंपटीशन होता है टैक्सेस को लेकर के, तो टैक्सेस को लेकर के जो कंपटीशन होता है उसमें हम देख सकते हैं कि जो शेड्यूल 7 होता है उसके लिस्ट में कंपटीशन हो रहा है, कि स्टेट्स का कहना है कि उनके जो लिस्ट में जो आइटम्स दिए हुए हैं वो कम होते जा रहे हैं और कॉन्करेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट बढ़ता जा रहा है। तो ये एक कंपटीशन का टेंशन का कारण है। और हम लोग देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखा है कि डिमांड फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस आजकल आ रहा है। एसडीजी रैंकिंग में जो फर्स्ट और लास्ट आते हैं, जैसे फर्स्ट रहता है केरला और लास्ट रहता है बिहार लास्ट में रहता है हर लिस्ट में और केरला फर्स्ट में रहता है। तो ये एक कॉम्पिटिटिव है कि हम चाहें तो केरला से या फिर जो और भी अच्छा प्रैक्टिसेस कर रहे हैं स्टेट्स, उनसे हम सीख सकते हैं और सीख के अपने स्टेट्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा स्टेट भी अच्छे से प्रॉस्पर होगा। तो ये हो गया कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल। उसके बाद ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो कैटेगरी निकलता है, स्वच्छ भारत रैंकिंग निकलता है, इन्वेस्टर समिट निकलता है, 15th फाइनेंस कमीशन का जो परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स जो था म्यूनिसिपल को, कि जो म्यूनिसिपल कमीशन जितना अच्छा परफॉर्म करेगी उतना ज़्यादा उनको टैक्स मिलेगा। तो ये सब कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के कुछ एग्जांपल हैं, जिससे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है, जीएसटी का रोल आउट हो रहा है, नीति आयोग, इससे कंपटीशन बढ़ रहा है। स्टेट्स का जो टैक्सेस के लिए है, फ्रीडम चाहिए स्टेट्स को अपने पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्लान के लिए। उसी तरह से यहाँ पे देखिए वही चीज़ को यहाँ पे भी लिखा हुआ है और उसे मैंने इसे अपने हैंड रिटन नोट्स में लिखा है। यही एग्जांपल्स है कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का।
उसके बाद फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन किस किस पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कोऑपरेटिव या कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बारे में क्या क्या कहा है। तो केसी वियर एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इंडिया को कहा है कि ये क्वाजी फेडरल कैरेक्टर है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का। उसी तरह ग्रैनविल ऑस्टिन है, उन्होंने कहा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। आइवर जेनिंग्स हैं, उनका कहना कि फेडरलिज्म तो है पर यूनिटरी बायस्ड है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। तो एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इंडियन फेडरलिज्म जो है वो क्वाजी फेडरल है या फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है या फेडरलिज्म विथ यूनिटरी बायस्ड है। इस तरह के टर्म से ही क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो आपको ये प्रूफ करना होगा फिर कि कैसे ये ऐसा है और कैसे ये ऐसा नहीं है। तो ये जो एग्जांपल हमने दिया कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का, उसी से आप सॉल्यूशन उठाएंगे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टेट्स के बीच में टेंशन है, तो यानी कि यहाँ पे यूनिटरी बायस ज़्यादा है, और स्टेट्स के बीच में कॉम्पिटिशन कॉपरेशन है, तो यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। उसके बाद यहाँ देखिए ये कंक्लूजन दिया हुआ है कि सभी चीफ सेक्रेटरीज को या फिर इंटर स्टेट काउंसिल में हमें मिलकर डिस्कस करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कोऑपरेशन की ओर जाएं, ना कि कंपटीशन की ओर जाएं। बेस्ट प्रैक्टिसेस नीति आयोग से सीखने चाहिए। उसी तरह से डायनामिक इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म लाया जाना चाहिए, नीति आयोग, जीएसटी काउंसिल, इन सब का हमें अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें एक साथ रहना चाहिए और स्टेट्स टू वर्क टुगेदर एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर करना चाहिए। ट्रेडिशनल हिंडरेंस क्या है कि शुरू से देखा जा रहा है कि हिंडरेंस क्या आता है कोऑपरेशन के बीच में। तो सेंटर स्टेट के बीच में हमने कल ही देख लिया था सेंटर स्टेट रिलेशन में कि आर्टिकल 356 या 365 के कारण ऑल इंडिया सर्विस AIS यानी ऑल इंडिया सर्विस गवर्नर के रोल को लेकर, टैक्सेशन को लेकर आर्टिकल 3 में जो स्टेट्स का जो बाउंड्री चेंज कर दिया जाता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का किया गया, वो बिहार से झारखंड अलग कर दिया गया, वो ये सब के कारण टेंशन बना रहता है। तो उस टेंशन्स को दूर करने के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। हिंडरेंस क्या क्या होता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में, तो वही हो जाता है ट्रस्ट डेफिसिट, यानी कि केंद्र को राज्य सरकारों पे ट्रस्ट नहीं है, राज्य सरकार को केंद्र के नहीं के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोग बंगाल गवर्नमेंट पे देख सकते हैं कि हमेशा बंगाल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में टेंशन बना रहता है। श्रिंकेज ऑफ डिविजिबिलिटी पूल, यानी कि जो टैक्सेस हैं उनको देने में केंद्र सरकार हमेशा आनाकानी करती है और स्टेट्स ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस मांगते हैं केंद्र सरकार से, वहीं ट्रस्ट डिफिसिट चल रहा है दोनों में। उसी तरह से इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं और जो हमने कल देखा था, जैसे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, जीएसटी कंपनसेशन से, PM केयर्स फंड जो होता है, पॉपुलेशन बेस्ड ग्रांट जो होता है 15 फाइनेंस कमीशन का, CBI और ED हमने कल ही देखा, अभी कॉन्करेंट लिस्ट वाला देखा, इमरजेंसी वाला हमने कल ही देखा। उसी तरह यहाँ पे देखिए ये एक एग्जांपल है कि झारखंड गवर्नमेंट जो है वो मांग रही है कोल सेस, कोल रॉयल्टी या कोल सेस मांग रही है केंद्र सरकार से, 1,36,000 करोड़ बाकी है, तो उसे राज्य सरकार मांग रही है झारखंड की, पर केंद्र सरकार का कहना है कि कोई भी कोल सेस बाकी नहीं है। तो इस फाइनेंस को लेकर के सेंटर और स्टेट के बीच में टेंशन चल रहा है। वैसे ही बिहार गवर्नमेंट जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मांग रही है, जो कि दिया तो नहीं गया लेकिन 59,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा दिया गया, और ये इसका कारण ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाता है कि रोल ऑफ रीजनल पार्टी, क्योंकि किंग मेकर का काम किया है JDU ने केंद्र सरकार में, तो इसके कारण 59,000 करोड़ रुपए भी मिले। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं सेंटर स्टेट रिलेशन या कोऑपरेटिव या कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का। तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है टॉपिक इसमें। ये थोड़ा सा बचा हुआ है सेंटर स्टेट रिलेशन ही, उसके बाद कास्ट सेंसस हम लोग कल से देखेंगे। तो थोड़ा सा ये जो बाकी है हम लोग उसे देखते हैं कि इंटर स्टेट जो कंपटीशन हो रहा है उसमें से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लॉसेस भी हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है। तो जो लॉसेस है हमें उसे कम करना और फ़ायदा जो उसे बढ़ाना है। द सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच स्टेट इन इंडिया इज़ डिफरेंट, जिसके कारण सभी की अपनी अपनी अलग अलग अप्रोच होती है और अलग अलग यूज़ होता है। उसी तरह से यहाँ पे ये दिया हुआ है कि कैसे कैसे स्टेट्स जो है अपोज करती हैं केंद्र सरकार को, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम जो है प्रोटेस्टेड अगेंस्ट यूनिफॉर्म अप्रोच इन फंडिंग। जो हमने फंड का बात किया था कल सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स का, कि एक ही फंड जो है वो अलग अलग स्टेट्स को दिया जाता है, पर अलग अलग स्टेट्स के कल्चरल सोशल एस्पेक्ट्स अलग अलग होते हैं, जिससे कि वन साइज डज नॉट फिट फॉर ऑल। उसी तरह से फैलेसी है टू अज्यूम दैट ऑल स्टेट्स वुड परफॉर्म यूनिफॉर्मली। जो हमने फंड्स का ये देखा था, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल कल हमने इसका देख लिया है कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स का होता है, उसी के लिए ये सजेशन है कि टीम इंडिया के जैसा हमें काम करना चाहिए, सबको एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहिए, नीति आयोग और जीएसटी काउंसिल को स्ट्रेंथन करना चाहिए। आर्टिकल 263 जो है इंटर स्टेट काउंसिल, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए हमें, और उस पर जो डिलिब्रेशंस होते हैं वो बहुत अच्छे से होने चाहिए। रैंकिंग्स जो है उसमें जो रैंक आता है, जैसे बिहार का लास्ट रैंक आ गया, तो उसे हम लोगों को लेकर डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए ना, जबकि हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीखना चाहिए अलग स्टेट से कि वहाँ पे क्या मॉडल चल रहा है और कैसे उससे अच्छे से किया जा सकता है।
उसी तरह से यहाँ पे लास्ट में हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जब तक कंसेंसस ना हो तब तक किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट ना किया जाए, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन वाला या फिर वक्फ बोर्ड का जो अभी चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये 3 ऐसे इशू हैं जिसमें अभी बहुत ज़्यादा कंसेंसस है नहीं और बहुत ज़्यादा अपोज हो रहा है। तो जब तक ये यूनिफॉर्मिटी नहीं आ जाती, सब एक मत ना हो, तब तक ऐसे अगर हम लोग इम्प्लीमेंट ना करें तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन रहेगा, और अगर हम लोग इम्प्लीमेंट कर जाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल और सोशल टेंशन क्रिएट होगा। तो इससे दूर रहने के लिए हमें इसे इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, बल्कि कंसेंसस बिल्डिंग मेजर्स पे ध्यान देना चाहिए हमें। तो यही एग्जांपल्स हो सकता है कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का, जिसमें एक हम लोग डायग्राम देख सकते हैं कि इंडिया है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बीच में लगा हुआ क्रॉस, यानी कि यह नहीं है। तो हमें इस डायग्राम से इस डायग्राम की ओर जाना है जहाँ पे कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बीच में है इंडिया, यानी कि दोनों है इंडिया में, तो हार्मोनी रहेगा, और ये अगर रहेगा तो ये डिसहार्मोनी रहेगा। इस तरह के कुछ एग्जांपल्स आप अगर बना के आते हैं अपने आंसर शीट में तो उससे मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिए वे फॉरवर्ड लिखा हुआ है कि पूल्ड सॉवरेनिटी होना चाहिए, फिर बैलेंस्ड कंपटीशन होना चाहिए, हेल्दी कोऑपरेशन होना चाहिए, इस तरह का। और जो हमने डिस्कस किया कि हमें एक साथ मिल के काम करना चाहिए, कंसेंसस ओरिएंटेड काम करना चाहिए, फंड्स एलोकेशन में कैसे ध्यान देना चाहिए, यही था। और अब फ्रेंड्स ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए बाकी का टॉपिक्स हम लोग कल डिस्कस करेंगे। करीब करीब 18 पेज तो हम लोग पहुँच ही गए हैं, 12 पेज जैसा है। कल थोड़ा छोटा वीडियो बनेगा तो कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे ये टॉपिक्स। कुछ टॉपिक्स रह गए हैं जिसमें कास्ट बेस्ड सेंसस है एक, और दूसरा जुडिशियरी वाला एक टॉपिक होगा। ये कास्ट सेंसस हो गया और बाकी फिर पूरा जुडिशियरी है। तो ये तो 2 टॉपिक हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। द पीसीएस स्टडीज़ में आपका जुड़ने के लिए थैंक यू। आपने ये वीडियो देखा तो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपका अगर कोई सजेशन होगा तो आप वो भी लिख सकते हैं। इस चैनल से आप जुड़ के यूट्यूब से फ्री में 70th बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, और जो भी नोट्स होगा वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द पीसीएस स्टडीज़। थैंक यू।